मिंटू मिंटू, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो अभी वर्क अपना चल रहा है, जिसका एक लेक्चर हो चुका है, और आज हम वर्क का लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे। तो मैंने बेसिक सी चीजें वर्क की देख ली थी। अब हम सबसे पहले एक सम और कर लेते हैं वर्क का, उसके बाद में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चिंटू मिंटू एक बढ़िया सा प्यारा सा सवाल करते हैं, और वो इस टॉपिक पे है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। वेरिएबल फोर्सेस हिंदी में बोलते हैं इसको चर बल द्वारा किया गया कार्य। यानी कि जहां पे फोर्स जो होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, चेंज होती रहेगी। हमको पता है कि वर्क इज इक्वल टू होता है एफ इंटू एस। हमको चाहिए बेटा स्मॉल वर्क। क्या चाहिए? स्मॉल वर्क। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू डॉट डी एस। डब्ल्यू डॉट डी एस। अब समझना मेरी बातों को ध्यान से। अगर मैं इसका कर दूं इंटीग्रेशन, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट डी एस लिखूंगा। ठीक है, डी डब्ल्यू को मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू। आपको इतना इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, नहीं तो मैं एक कंप्लीट वीडियो इंटीग्रेशन का और एक डिफरेंशिएशन का बना के डाल दूंगा। ठीक है, आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी नॉर्मली बस जस्ट इतना सा देख लो, वर्क इज इक्वल टू होगा, सॉरी यहां पे क्या होता है, एफ एस होता है ना, एफ डॉट डी एस। ये आपका वर्क का फॉर्मूला है, जिसे तुम याद रखना। ठीक है, ये कब लगाना है इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला? ये तब लगाना है, वैसे तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस होता है, वो तो तुम्हें पता है। ठीक है ना, एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा होता है, ये तो तुमको पता है। लेकिन हम एफ डॉट डी एस तब लगाएंगे, डी मतलब स्मॉल डिस्टेंस लेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं तो ये फॉर्मूला आप वर्क का याद रखोगे जब कहने का मतलब है कि वेरिएबल फोर्सेस के लिए होगा तब। जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं कि अपना वर्क है निकालना है, सॉरी वर्क निकालना है। आपके पास मान लो एक फोर्स लग रही है एक पार्टिकल पे एक्स आई कैप और 4y जे कैप। ठीक है, एक पार्टिकल है, उसको हम 2,3 पोजीशन से लेकर चले गए -1,5 पोजीशन पे। अब पूछा गया बताओ वर्क डन कितना होगा। देखो फोर्स दिया है, यहां से यहां पोजीशन चेंज कर दी गई है, दिया क्या है? फोर्स। ठीक है ना, अब ध्यान से समझना मेरी बातों को। हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहां पे एक चीज याद रखना, आपका जो यस होता है वो ये होता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ठीक है ना, तो जब हम एस को क्या कर देंगे? डीएस कर देंगे। एस को क्या करेंगे? डीएस। तो एक्स जो है ये कन्वर्ट हो जाता है डीएक्स में, और वाई जो है वो डीवाई में, और जेड जो है वो डीजेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात याद रखना। तो एस नहीं डीएस है हमारे पास। अब देखना ध्यान से, तो यहां पर भी जो एफ होगा वो एफ एक्स लिखा है ना, तो एक्स के साथ डीएक्स आ जाएगा। एक मिनट बेटा, तो होगा क्या कि x के साथ dx आ जाएगा। अब सुनना ध्यान से, अपना फॉर्मूला लिखो पहले, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट ds। ठीक है ना, हम डायरेक्ट करेंगे इसको, f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x, आई हटाओ, आई हटा के क्या लगा दो, यहां पे लगा दो dx, प्लस है तो प्लस लगाओ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया मैंने, और 4y और इसके बाद dy। देखो x के साथ dx, y के साथ dy। अगर नहीं ऐसा भी हटा दो तुम, आई की जगह आई के साथ हमेशा आई हटाओ dx लगाओ, जे हटाओ dy लगाओ, ये याद रखो। आई हटाओ dx लगाओ और जे हटाओ dy लगाओ, ये बात हमेशा याद रखना है। अब देखो इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे इसका तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा ये, और प्लस ये क्या हो जाएगा, 4 तो बाहर रहेगा, और वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा।
अब x कहाँ है, ये x है, ये x है, x 2 से -1 हो गया, तो लिमिट लगा हुआ 2 से -1, और y जो है वो 3 से 5 हो गया है, 3 से 5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो अपर लिमिट क्या है, यानी x की जगह जब हम -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर 1, और माइनस अब हम 2 रखेंगे, 2 2 जब 4 अपॉन 2, और पूरे का अपॉन कितना है, पूरे का अपॉन सॉरी 2 2 जा 4 अपॉन 2, हाँ ठीक है, और ये कितना होगा, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी, प्लस यहां पे हम चाहे यहाँ पे 2 था ना, वाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो 2 2 जा 4, तो 2 को बाहर रखो, 5 की जगह y की जगह 5 रखोगे, 5 5 जा 25, माइनस y की जगह 3 रखोगे, 3 3 जा 9, इसको सॉल्व करोगे तो -3 अपॉन 2 और प्लस 2 इंटू 16, यानी ये हो जाएगा आपका -3 अपॉन 2 और प्लस 32। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 32 टू जा 64, 64 में से 3 जाएगा तो 61 अपॉन 2 जूल, ये आपका बेटा वर्क आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, जो फोर्स दिया होगा वही फोर्स यहां पे लिख दो, x था तो x लिखा, 4y था तो 4y लिखा, बस i कैप की जगह dx कर देना, j की जगह पे dy कर देना, इतना काम करना। इसको इंटीग्रेट करोगे ये बनेगा, हाँ यहाँ पे लिमिट लगानी है, लिमिट चाहो तो यहीं पर लगा सकते हो, x की लिमिट कितनी थी 2 से -1 और ये था 3 से 5, ऐसा था, और हम चाहे तो यहाँ पे 4 को बाहर भी कर सकते हैं, खाली y dy का, क्योंकि कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है इंटीग्रेशन में, तो y dy का इंटीग्रेशन किया, बस सिंपल सा इंटीग्रेशन ही करना है जब वेरिएबल फोर्स भी होती है, और हम सॉल्व करके आराम से आंसर निकाल लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक तो बात समझ में आई होगी, बहुत ही सिंपल सी बात थी, आपको खाली इंटीग्रेशन करना था, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन करो। आगे बढ़ चलूं मैं, नोट हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जब फोर्स आपको बोलेगा कि फोर्स यानी वेरिएबल फोर्स है, तो वहां पे आप क्या करना, फोर्स जो है वही लिखना, आई की जगह dx, जे की जगह dy, बात खत्म, लिमिट लगा देना, x वाला देख के x के ऊपर और y वाला देख के y के ऊपर, फॉर्मूला ये याद रखना, f डॉट ds इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, वेरिएबल फोर्सेस की बात हो गई, अब हम वर्क फाइंड आउट करेंगे बाय ग्राफ, बाय ग्राफ, ठीक है, ये भी बात देख लो ध्यान से। आपको हमेशा एक ग्राफ दिया जाएगा, इधर आपका फोर्स होगा न्यूटन में, और इधर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी जिसको x बोलोगे तुम, ठीक है, और इसको f बोलोगे, ठीक है। तो यहां पे कुछ ना कुछ बनेगा, तो जो एरिया यहाँ पे दिखे, जो ग्राफ दिखेगा उसका एरिया निकाल देना, तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा। जैसे मान लो मैंने लिया मैं मान लेता हूं यहां पे 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये 3 है, ये 5 है, और ये मान लेते हैं 7 है, ये मीटर में होगा आपका, और ये न्यूटन में होगा। तो F इंटू एक्स या F और x का ग्राफ दिखे, एफ एक्स यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जिसको तुम डिस्टेंस x बोल देते हो, या डिस्प्लेसमेंट s, x या s दिखे, तो एफ एक्स या एफ एस का ग्राफ दिखेगा। तो जो हमको ग्राफ दिख रहा है ना, इसका ये जो एरिया होगा बेटा, क्या एरिया, एरिया ही आपका वर्क हो जाता है। यहाँ पे ग्राफ से बहुत सिंपल है वर्क बताना, एफ एस या एफ एक्स का ग्राफ दिखे तो आप एरिया निकाल दो, वही आपका वर्क हो जाएगा। ये आप लोग क्वेश्चन के थ्रू ही मैं बता रहा हूं। अब देखो, एरिया मतलब एक ट्रेंगल दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये कैसा राइट एंगल ट्रेंगल है 90 डिग्री वाला, तो 1/2 हम वर्क निकालना है, 1/2 बेस, बेस कितना है 3 से 5 यानी 2, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 200, प्लस रेक्टेंगल में एल इंटू बी, एल 5 से 7 यानी एल 2, और ये कितना है 200, तो डायरेक्ट 2 से 2 कैंसल, तो 200 और 400, तो यहाँ पे 600 जूल आपका वर्क हो जाएगा। देखो कितना इजी है यार,
ग्राफ से आपका वर्क निकालना कितना इजी है, एफ एक्स या एफ एस का ग्राफ दे रखा होगा, आप सिंपली क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल इजी सी चीज है। अभी जो उसके पहले मैंने वेरिएबल फोर्स की चीजें बताई हैं वो भी एफ डॉट डी एस करोगे। इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है तो मैं एक इंटीग्रेशन का पूरा वीडियो बेसिक टू एडवांस जितने भी टाइप के इंटीग्रेशन हो सकते हैं हर टाइप में सिखा दूंगा आपको। मैथ्स में भी काम आएगा वो, और फिजिक्स में नॉर्मली यूज होता है तो फिजिक्स के लिए तो हो ही जाएगा। ठीक है, और साथ में डिफरेंशिएशन का भी डाल दूंगा। अभी के लिए आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना इंटीग्रेशन के लिए। वैसे आप 11th में हो तो आपको अभी तक तो पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन टेंशन मत लो, वो मैं कर दूंगा। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन, यानी जो घर्षण बल होता है उसके थ्रू कितना वर्क होता है, यानी कि वर्क डन बाय, सबसे पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। अब स्थैतिक क्या होता है, मतलब समझना ध्यान से, जैसे ये बोर्ड है, मैंने फ्रिक्शन का पूरा वीडियो बना रखा है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। आप जाओ प्लेलिस्ट में, आप चैनल पे जाओ और आप पूरा फ्रिक्शन अच्छे से समझ के आओ। अभी के लिए मैं इतना बता रहा हूं कि जैसे ये बोर्ड है और इस बोर्ड को देखो मैं धक्का दे रहा हूं, तो मैंने फोर्स तो लगाई लेकिन ये मूवमेंट नहीं कर पाया। ठीक है ना, या मान लो जैसे ये मार्कर है, अब इस मार्कर को मैं बहुत फोर्स लगा रहा हूं लेकिन ये मार्कर मूव नहीं कर रहा है आगे की तरफ। तो हो क्या रहा है यहां पे कि फोर्स तो लग रहा है, राइट साइड में मैं फोर्स लगा रहा हूं। फोर्स किधर लगा रहा हूं, राइट साइड की तरफ। देखो राइट साइड की तरफ मान लो मैं फोर्स लगा रहा हूं, मार्कर खिसक नहीं रहा है, मतलब इसको कोई रोक रहा होगा। इसको रोकता है स्टैटिक फ्रिक्शन, कि मैंने जितना अप्लाइड फोर्स, यानी जितना फोर्स मैंने अप्लाई किया उसको अपोज करता है कोई, वही होता है फ्रिक्शन। और तब तक अपोज कर रहा है जब तक कि मूवमेंट नहीं हो रही है। अगर मूवमेंट हो जाए मतलब मैं जीत गया, मेरा फोर्स ज्यादा हो गया, तो वहां स्टैटिक फ्रिक्शन ना रह के फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है कि वो रोक ही नहीं पा रहा है, फिर भी फ्रिक्शन लगता रहेगा लेकिन तब वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन वहीं तक लगता है जब तक कि आपका ऑब्जेक्ट मूव ना करे। आपका ऑब्जेक्ट मूव कर गया तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। तो हम सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में एक ब्लॉक है, ठीक है, अब इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, ये हमारे पास दो ब्लॉक रखे हुए हैं। अब मैं फोर्स लगा रहा हूं, यहां पे क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ होगा। और अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, और ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाला जो दोनों ब्लॉक का सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, ये कंडीशन होनी चाहिए। ये कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। और ये चलते 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 ब्लॉक आपका पहुंच गया, मान लेते हैं यहां पे, ये यहां इसका सेंटर था, अब सेंटर आ गया यहां पे, और वही ब्लॉक है, उसके ऊपर वही दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, सारी कंडीशन वो है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जब मैं फोर्स इधर लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, FRS यानी फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक, नीचे वाले ब्लॉक पे इधर, और अगर नीचे वाले ब्लॉक पे इधर की तरफ तो फिर इस वाले ब्लॉक पे इधर की तरफ लग रहा होगा। हम मान लेते हैं कि S डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां पर फोर्स इधर था तो इधर FRS लग रहा था, और अगर इधर नीचे वाले पे तो ऊपर वाले पे इधर FRS लग रहा था। अब ध्यान से मेरी बात को समझना तुम, मैं वर्क देखूं अपर वाले पे कि ऊपर वाले पे वर्क कितना, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस। F कितना है, F कितना है, F। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, नीचे वाले पे FRS स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा है, अच्छा मेरी फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड में है, अपर वाले की बात कर रहा हूं मैं, अपर वाले की भी राइट साइड में FRS है, यानी फोर्स इधर है और S डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट S डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। और ये प्लस में लिखेंगे, क्यों प्लस में, क्योंकि ऊपर वाले के लिए मैं लिख रहा हूं, ऊपर वाले FRS उधर और मेरा जो मेन फोर्स था वो भी राइट में था, डायरेक्शन सेम थी। अगर मैं वर्क बात करूं लोअर वाले की कि नीचे वाले पे कितना फोर्स लगा, तो देखो जो कंडीशन है वही कंडीशन वहां पर है, तुम यही से सारी चीजें देख रहे हैं। अब हम मान लो फोर्स इधर लगा रहे थे, लेकिन भाई इधर स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा है,
इधर स्टैटिक फ्रिक्शन तो इधर लग रहा है, तो भाई फोर्स इधर थी, स्टैटिक फ्रिक्शन इधर, यानी माइनस का साइन आएगा, और फोर्स यहाँ पे स्टैटिक एफआरएस लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट वही सेम है। अगर हम टोटल की बात करें, सिस्टम, टोटल सिस्टम पे कितना वर्क लग रहा है, टोटल सिस्टम्स वर्क, या टोटल वर्क ऑन सिस्टम, टोटल वर्क ऑन सिस्टम। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को, तो अपर प्लस लोअर दोनों ऐड कर दो, क्योंकि दोनों मिलकर तो सिस्टम बन रहे हैं, यानी दिस प्लस दिस, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा एफ आर एस इंटू एस प्लस माइनस माइनस एफ आर एस इंटू एस, प्लस और माइनस कैंसिल, यानी टोटल वर्क जीरो। यार क्या गजब की बात है, याद रखना, वर्क डन जो हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन में वो कितना हुआ, जीरो हुआ। कितना हुआ, जीरो हुआ। हमेशा ये बात याद रखना कि जो ऑन द सिस्टम ब्लॉक रखे हो, स्मूथ सरफेस होना चाहिए दोनों ब्लॉक के बीच में, तो जो सिस्टम पे वर्क होता है वो हमेशा कितना होगा, जीरो होगा, हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। दूसरी तरीके से भी मैं आपको समझा रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनना कि जैसे मान लो कि ये ब्लॉक है, देखो सॉरी ये मार्कर है, अब मैं इसको इधर खिसका रहा हूं, ये खिसक ही नहीं रहा है, मतलब फोर्स तो लगा रहा हूं लेकिन खिसक नहीं रहा, तो क्या डिस्प्लेसमेंट आया, नहीं आया। पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था कि भाई फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एफ डॉट एस होता है, तो एस तो जीरो है, तो एफ इंटू जीरो, फिर भी वर्क जीरो ही आएगा, और वही बात मैंने यहां से प्रूफ भी कर दी। अब ध्यान से सुनना, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि एस के लिए देखो, मान लो एस डिस्प्लेसमेंट हुआ भी, तो टोटल ऑन द सिस्टम पे वर्क कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। और वैसे तो यार मूवमेंट हुआ है, तो ऑन द सिस्टम वर्क जीरो है, अगर मूवमेंट नहीं होगा फिर भी वर्क कितना होगा, तो जीरो होगा, ठीक है। अब हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। ध्यान से सुनना बात को, जैसे मान लेते हैं अपने पास ये एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पे एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है, इधर की तरफ यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, और इधर की तरफ वेलोसिटी क्या है, v2। अगर इधर वेलोसिटी v1 है तो इधर लग रहा होगा एफ के, इस बार काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर की तरफ, और अगर ऊपर वाले पे उधर की तरफ तो इस पे इधर की तरफ, ठीक है ना। अब हम आते हैं कि ये चलते चलते ब्लॉक पहुंच गया यहां पे, और ऊपर, क्योंकि ऊपर वाले पे मैं v1 लगा रहा था ना, पहले मैंने v1 लगाया यानी ऊपर लगाया है पहले, तो उसकी वजह से नीचे वाला भी खिसक के जा रहा था। अच्छा, ऊपर वाले पे फ्रिक्शन इधर, तो नीचे वाले पे फ्रिक्शन इधर होगा भाई, इन दोनों के सरफेस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है ना। अब इस वाले केस में क्या हुआ, मतलब जब यहां पहुंच गया तो वही सेम बात, v1 इधर में लगा रहा था कंटिन्यू, और अगर इधर v1 लग रहा था तो इधर की तरफ लग रहा था एफ के, और v1 भी सॉरी ये v है, और v2 इधर लग रहा था, मतलब एफ के भी इधर ही लग रहा था। देखो दोनों चीजें सेम दिख रही हैं, बस ये चीज यहां से यहां पहुंच गया। हाँ, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहां से खिसक के यहां पहुंचा, यानी कि ये एल डिस्टेंस कवर किया इसने, कितना, एल डिस्टेंस कवर किया। अब सुनना बहुत ध्यान से मेरी बातों को, एल डिस्टेंस कवर किया, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है डी, कितनी है, डी, ठीक है। तो ऊपर वाला मैं पहले बात करता हूं, ऊपर वाले पे, यानी ऊपर वाले वर्क अपर, अपर ब्लॉक पे, वर्क अपर ब्लॉक, ऊपर वाले ब्लॉक पे क्या होगा, एफ आर के इंटू, देखो फोर्स तो एफ आर के ही लग रही है, ठीक है ना, और v1 इधर है, एफ आर के इधर लग रहा है, अपोजिट में लग रहा है, अपोजिट, v1 इधर है, एफ आर के इधर, यानी अब ऊपर वाले पे माइनस आ गया, वहां स्टैटिक में ऊपर वाले पे प्लस, नीचे वाले पे माइनस था, काइनेटिक में ऊपर वाले पे माइनस, नीचे वाले पे प्लस होता है। देखो, तो एफ आर के और साथ में क्या लग रहा है, सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखो ऊपर वाले का कितना हुआ, एल तो हुआ ही हुआ, डी एक्स्ट्रा हुआ, ध्यान से देखना इस चीज को, तो एल प्लस डी हुआ। अगर मैं वर्क देखूं लोअर वाले ब्लॉक पे बेटा, तो लोअर वाला ब्लॉक एफ आर के इधर और v2 इधर लगाया था, सेम डायरेक्शन है,
यानी प्लस में एफ आर के, और लोअर वाला ब्लॉक यहां से यहां पहुंचा यानी एल, इसका एल हुआ। अगर हम टोटल वर्क की बात करें ऑन द सिस्टम, टोटल वर्क ऑन द सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा, अपर प्लस लोअर, अपर वर्क प्लस लोअर वर्क। अपर वर्क क्या है, माइनस एफ आर के एल प्लस टी, लोअर वर्क क्या है, प्लस लगाना है बीच में, एफ आर के इंटू एल। अब ध्यान से सुनो, इसको मैं ओपन करूंगा ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा माइनस एफ आर के इंटू एल प्लस माइनस माइनस एफ आर के इंटू डी प्लस एफ आर के इंटू एल। एफ आर के इंटू एल प्लस माइनस में कैंसिल, तो आपका जो टोटल वर्क आया बेटा निकल के, टोटल वर्क आपका आया वो आया माइनस एफ आर के डॉट डी, ये होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वर्क बाई काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक या वर्क बाई एफ आर के लिखता हूं मैं, ये होता है आपका माइनस एफ आर के डॉट डी। एफ आर के क्या है मैं बता देता हूं, एफ आर के इज इक्वल टू होता है म्यू के, म्यू के ये गुणांक है ना, कोएफिशिएंट आपको दिया जाता है म्यू के बाई एन, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, म्यू के बाई एन। फॉर्मूला आपको ये याद रखना है बेटा, जबरदस्त तरीके से आप इसको लर्न करेंगे। वर्क बाई काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने देखा कि जीरो ऑन द सिस्टम जीरो, यहां पे ध्यान से देख लो, एफ आर के क्या हुआ माइनस एफ आर के इंटू डी, हमेशा माइनस में, ये भी बात याद रखना। वर्क जो होगा सिस्टम पे काइनेटिक में, काइनेटिक फ्रिक्शन में वर्क हमेशा सिस्टम पे कैसा होगा, नोट करके लिखो, डब्ल्यू आर के, सॉरी एफ आर के, डब्ल्यू एफ आर के, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क सिस्टम पर हमेशा निगेटिव होता है। कैसा होगा, निगेटिव होगा। ये बात कई सारे स्टार बना सकते हो तुम इस पे, कि वर्क बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा माइनस लगा दिखेगा आपको। ठीक है, इसका एक प्यारा सा एप्लीकेशन कर लेते हैं तो आपको चीजें और क्लियर होगी। चलो ठीक है, एप्लीकेशन करके देख लेते हैं। आप चीजों को नोट करते चलना बेटा प्यार से और समझते चलो, हम इसके सारे सवाल करेंगे बाद में, और जब सवाल करेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होंगी चीजें। देखो मान लेते हैं कि आपके पास में एक वेज है, ठीक है, यहां कुछ एंगल है थीटा, ये कुछ हाइट है h, ये कुछ डिस्टेंस है इसकी l, ये है h, ठीक है ना। एक यहां पे ब्लॉक रखा हुआ था, ये ब्लॉक खिसक के आ गया नीचे, ऊपर से इसको मैंने पुश किया, ये ब्लॉक इस बेच पे खिसक के किधर आ जाता है, नीचे आ जाता है। इधर की तरफ कुछ वेलोसिटी से ये आ रहा था, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। ये आपका रफ सरफेस है, हाँ काइनेटिक में रफ सरफेस होना जरूरी होता है, स्टैटिक में हमने बताया था स्मूथ होगा, ठीक है, रफ सरफेस है। अब तुम लोग ध्यान से बताओ, हाँ इसका कुछ म्यू के दे रखा है, म्यू के दे रखा है। अब ध्यान से सुनना, हमको वर्क निकालना है इसका, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, वर्क इज इक्वल टू होता है सर माइनस एफ आर के, और साथ में क्या लिखते हो, एफ आर के साथ में डी। हाँ डी को तुम ऐसा भी लिख सकते हो रिलेटिव डिस्टेंस, डी को क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव डिस्टेंस बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं आपेक्षिक दूरी, रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस है ये वर्ड को ध्यान से सुनो, डिस्टेंस है ना कि डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो ये डिस्टेंस है, ये बात याद रखना है, यानी टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी चली गई है दूरी में, मुझे सारी कैलकुलेट करनी है, मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से मतलब ही नहीं है हमको। तो ये क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस है, डी याद रखना। अच्छा ठीक है, यहां पे इतना ही हुआ ना डिस्टेंस, यहां से चला था और यहां पे पहुंच जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट अगर मैं अच्छे से बनाऊं,
तो इसको थोड़ा सा और नीचे कर सकते हो, यानी ये वाला कॉर्नर अगर यहां था तो ये वाला कॉर्नर यहां पहुंच गया होगा, हम ऐसे नीचे गया होगा, मान लेता हूं यहां पे इसका एंडिंग पॉइंट यहां से गया होगा। अब सुनना ध्यान से, हमको क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मैं मान लेता हूं ये डी बोल देता हूं इस डिस्टेंस को, तो डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये लो डी आ गया, बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल पता है ना। अब सुनना ध्यान से, हमने बताया था एफ आर की किसी जगह लिख सकते हो म्यू के अपॉन एन, तो म्यू के माइनस म्यू के दे रखा है, और एन देखो, एन तो तुम्हें पता ही है कि हमेशा परपेंडिकुलर लगता है सरफेस पे, तो एन इधर लग रहा होगा, और अगर इधर एल लग रहा होगा और इसका मास बेटा एम था, तो इधर क्या लगता है, एम जी कॉस थीटा लगता है। एन के अपोजिट में हमेशा क्या लगेगा, अगर ये थीटा था तो क्या लगेगा, एम जी कॉस थीटा, क्योंकि नीचे की तरफ एम जी लग रहा था, नीचे की तरफ एम जी लग रहा था, तो इधर की तरफ एम जी कॉस थीटा और इधर की तरफ एम जी साइन थीटा लगेगा, तो ये सीधा कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो पहले फॉर्मूला में लिखता हूं, और तुम्हें पता है माइनस म्यू के, सॉरी मैंने म्यू के बाई एन बताया था क्या, म्यू के डॉट एन होता है यार, सॉरी फॉर दैट यार, म्यू के डॉट एन होता है एफ आर की जगह, आप वहां पर भी सही कर लेना, एन होता है, और एफ आर एस कितना होगा, म्यू एस डॉट एन, अपॉन में एन नहीं होता है, इनटू में एन होता है, आप वहां पे सही कर लेना यार, वैसे थोड़ा पीछे मैंने जो भी किया था, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो आपको शायद यहां तक की बातें समझ में आई होंगे बेटा, तो आप अच्छे से पढ़ो, और मैं जैसे ही आप इसको अच्छे से रिवाइज करके आओ, आगे के लेक्चर्स जैसे ही आपको वर्क के सारे कंसेप्ट में बता दूंगा, फिर मैं बढ़िया से सेशन लूंगा एक वीडियो का, उस पर मैं सारे पीवाईक्यूज करवा दूंगा, आपका होके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।